नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सलारा मोहल्ला, जहां पर प्रजापति धर्मशाला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर की जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर भारत के संविधान की शपथ ली जा रही है। और यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ हनुमान जी, आप प्रदेश प्रवक्ता है एक पार्टी के, और यहाँ पर एक समाज का, एक ओबीसी के नाम से एक क्रांति का जो आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर आप पहुंचे, गणमान्य लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का क्या कुछ कार्यक्रम रहा है, इस बारे में बताएं। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। आज कर्पूरी जी ठाकुर की जयंती थी, वो जयंती मनाने का काम करा और उसका मेन एजेंडा जो हमारा था वो था जातीय गणना का। जो सरकार यूँ कह रही है कि हम जातीय गणना नहीं कराएंगे, तो हमारा एक ही है कि जितने भी शूद्र हैं इस देश में वो सारे इकट्ठे होके और एक शूद्राज क्रांति के रूप में 13 तारीख को मैम की धरा पे 13 अप्रैल को मैम की धरा पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जातीय गणना नहीं तो फिर वोट नहीं, इस नीति को लेकर हम चलेंगे। इसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल को मुहिम 24 की उस धारा से हम शूद्र क्रांति का आगाज करेंगे और पूरे देश में और विशेष तौर पे हरियाणा प्रदेश में। कितनी संख्या पहुंचने वाली आपकी इस क्रांति की संख्या? तो शूद्रों की संख्या ही यहाँ अब 75% से ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमेंगे और हमारे जो लोग, आज जाति की बात नहीं, आज जमात की बात है, और हमारे जमात के जो लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। और आगे का जो सिस्टम रहेगा उसी दिन जो है ना उसकी घोषणा करेंगे, आगे हमें क्या करना है। जी, आज जो 13 तारीख की जो रैली होगी, उस 13 अप्रैल वाली रैली में शूद्राज क्रांति में जो आपको जिम्मेवारी मिली है, क्या जिम्मेवारी मिली आज आपको? रोहतक से 1000 मोटरसाइकिल के नाम काफिला लेके के नाम हम पूछेंगे जी, मोहम्मद जी विश्रम जी के साथ। और इसके अलावा पर्सनल गाड़ियां भी होंगी अपनी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या 1000 का तो काफिला ही होगा। इस प्रजापति धर्मशाला से सलारा मोहल्ले से क्या नाम है चलकर मुहिम रवाना होगा। जी नेताजी, आज जो आपने जो ये प्रोग्राम किया है जी, इस प्रोग्राम की मुख्य भूमिका क्या रही है? इस प्रोग्राम की मुख्य भूमिका ये है कि ये 2024 की जो हमारी मुख्य जो क्रांति रहेगी, ये उसकी डीपीसी हमने आज भरने का काम किया है। ओबीसी के जो लोग हैं, मुख्य लोग हमने आज बुलाए थे और अपने समाज में और आपके माध्यम से पूरे भारत में और हरियाणा के तमाम लोगों तक हम एक मैसेज देने के लिए आज ये प्रोग्राम था कि 2024 में इस देश के अंदर लड़ाई जो संघर्ष होने जा रहा है वो दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। एक वो लोग हैं जो इस संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो इस देश को और इस संविधान को बचाना चाहते हैं। तो उन लोगों के बीच का जो संघर्ष है उसके लिए हम जिस पाड़ा के हम लोग हैं, हम इस देश के सबसे पवित्र जो हमारा जो ग्रंथ है, संविधान है, जहाँ हमारा पूरा भविष्य लिखा हुआ, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, उसको बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, उसका आगाज करने के लिए आज हमने किया है। इसका जो असली जो आगाज है वो 13 अप्रैल को 24 के चबूतरे के ऊपर हम एक बहुत बड़ी शूद्राज क्रांति करने जा रहे हैं, जिसकी 1000 मोटरसाइकिलों का जो जत्था, जो वामन बेसराम जी को जो भाद्रगढ़ से जो लेकर के उनको वहाँ नारे और नारों के साथ जो 24 के चबूतरे जगह जाएगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनके इंचार्ज, उनका ये सतीश जो हमारा भाई है, इसको उनका इंचार्ज बनाएगा। थैंक यू। सबसे पहले ऐसे पर्चे छाप के यहां तक लिख के प्रचार प्रसार किया कि हिजड़ों की गिनती होती है, नहीं होती है तो पिछड़ों की। ऐसा पर्चा छाप के हमने लालू जी को दिया, मुलायम जी को दिया, शरद यादव जी को दिया। उन्होंने देखा भाई बात तो सही है कि हिजड़ों की भी गिनती होती है, पशुओं की भी होती है, कुत्तों की भी होती है, अभी तो तितलियों की भी होती है। सैन साहब, तितलियों की भी गिनती शुरू कर दी, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं कर रहे। पेड़ों की भी गिनती हो रही है। 10 लाख कुत्ते कम हो गए, मोदी जी चिंता कर रहे हैं। भारत में 10 लाख कुत्ते कम हो गए, मतलब कुत्तों पे चिंता है, ओबीसी पे। इसका मतलब हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। देखो, कुछ चीजें विश्लेषण कर, कुत्तों की संख्या कम होने पर चिंता है, ओबीसी पे कैसी भी चिंता नहीं। इसका मतलब ओबीसी, आगे मैं नहीं कहूंगा, आप समझ जाओ।
कि कुछ चीजें खुद समझने के लिए, क्योंकि आपको समझदार बनाया जाए, इसीलिए तो कार्यक्रम है। तो जब सबसे पहले पर्चा हुआ, भारत की संसद 3 बार बंद हो चुकी इस मुद्दे पर, 3 दिन के लिए। मुलायम यादव, शरद यादव और लालू यादव जी ने कहा कि ये 3 दिन के लिए भारत के इतिहास में, लेकिन संसद बंद हुई और 2011 में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। जैसे ही ओबी बनने वाला था, तुरंत इन्होंने पिटारे से अन्ना हजारा नाम का एक सपलोटिया निकाला। 2011 याद करो, 2011 से पहले अन्ना हजारे को कोई कुत्ता भी जानता था भारत में? नहीं। उसको बाहर निकाला और मुद्दा बना दिया भ्रष्टाचार, लोकपाल बिल। क्यों? ओबीसी का जातीय आधारित जनगणना आज जिस पे आप चिंता कर रहे हो, साधारण मामला नहीं है। तो अन्ना हजारे को बाहर निकाला। अन्ना हजारे को वहां का देखो कैसे कैसे लाइव चल रहा है। और उसी ग्राउंड में, उसी रामलीला मैदान में ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना है, जिसमें शरद यादव जी आए थे, रामविलास पासवान जी आए थे, मुलायम यादव जी आए थे, और हरियाणा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचे थे 2011 में। तो उसको डाइवर्ट करने का मामला बनाया कि ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना का पता नहीं चलना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। तो क्या किया मिनट में, बाबा ये अभी अन्ना हजारे अभी मौन व्रत किए हुए, अभी खाना खाए, अब बाबा ने धोती बांध ली, इतना इतना माइन्यूटली उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, सारा फोकस वहां पर। अब बाबा रेस लगा रहा है। उसके बाद इतना मीडिया में कवरेज देने के बाद ओबीसी के ये आदमी बाबा रामदेव को निकाल लिया। बाबा रामदेव को बाहर निकाला। अब कोरोना देव आ गया। कोरोना देव कोई बड़ा काम नहीं है, 24 घंटे में जनगणना की जा सकती है ओबीसी की। 24 घंटे में सिर्फ इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार के पास, टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, कर्मचारी, पूरी मशीनरी है, आंकड़े हैं। लेकिन ओबीसी के आंकड़े सार्वजनिक नए करने का कहते गिनती नहीं की 21 में। आप समझ रहे हो? मांग कहीं उठाकर दोबारा से कुछ ना कर दें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज 24 जनवरी है, 26 जनवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकल रही है की तैयारी करो। 26 जनवरी को हरियाणा की टीम वहां 25 को पहुंच जाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ईवीएम भांडाफोड़ और ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना, इन 2 मुद्दों के ऊपर वामन मेश्राम साहब यात्रा लेके वहां से चलने वाले हैं। पूरा साल भर कोई काम नहीं यही होगा, या तो ओबीसी की जनगणना होगी या उनकी होगी की मिलके।